नमस्कार। जी बिजनेस की खास पेशकश एमएसएमई नेशन बिल्डर्स सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कुछ प्रमुख क्षेत्रों की चुनौतियों को समझने के साथ साथ स्मॉल बिजनेसेस के लिए ग्रोथ के नए मौकों पर मंथन कर रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर और लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री के बाद आज हम फोकस करेंगे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पर। ये क्षेत्र जहां एक तरफ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने में अहम भूमिका निभाता है, वहीं ये बड़ी संख्या में शिल्पकारों को रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में रोजगार भी प्रदान करता है। इस खास क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं राकेश कुमार, डायरेक्टर जनरल ईपीसीएच, एनके चौधरी, सीएमडी जयपुर रग्स, और विपुल गुप्ता, डायरेक्टर डिजाइन को। आप सभी का शुक्रिया। बट बिफोर वी मूव अहेड, थैंकिंग आवर पार्टनर्स फॉर द सीरीज। प्रेजेंटिंग पार्टनर Amazon, लैपटॉप पार्टनर डेल, ड्राइविंग पार्टनर स्कोडा, को पावर्ड बाय फार्म इजी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आइए आगे बढ़ते हैं। राकेश जी, ये बता सकें, ये पैंडेमिक के दौरान काफी अनसर्टेनिटी रही है, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र है हम देख रहे हैं उसका परफॉर्मेंस FY21 में अच्छा रहा है। इसके बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि कोविड की जो फर्स्ट वेव रही थी उसमें एक तरफ हमने देखा था नेशनल लॉकडाउन था, दूसरी वेव में स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाई, रणनीति बनाई, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कुछ हद तक चल रही थी। तो आपके क्षेत्र का जो प्रदर्शन रहा है उसके बारे में आप हमें बता सकें। सौरभ जी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि पिछले साल मार्च में जैसे ही लॉकडाउन लगा, उसके बाद मार्च और अप्रैल का महीना बड़ा अफरा तफरी में गुजरा और हम सब लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा और हम आगे अपने बिजनेसेस को कैसे शुरू करेंगे। ऐसे में हम लोगों ने अप्रैल माह में ही एक बड़ी योजना तैयार की और उस योजना का स्वरूप ये रखा गया कि हम लोगों को आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेकर के अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हमने इसमें 2 स्तर की रणनीति शुरू की। पहला, हमने जो कार्यक्रम रखा कि एक वेब सीरीज हम अपने यहाँ शुरू किया, जिसमें हर हफ्ते हम लोगों ने एक सब्जेक्ट को चुना और उस सब्जेक्ट पर एक तरह से नॉलेज सेंटर की तरह से पूरे ट्रेड इंडस्ट्री को इकट्ठा करके विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा शुरू की गई। और उस चर्चा में हम लोगों ने अलग अलग विषय पर, पैकेजिंग पर, ट्रेंड्स फोरकास्ट में, टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों का कैसे योगदान हमारे हस्तशिल्प में हो सकता है और बायर्स के साथ कैसे हम लोग आगे आने वाले समय में इंटरेक्ट करेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा शुरू की। इसके साथ ही हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम अब लॉकडाउन के समय में बायर की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेंगे तो हम लोग बायर और सेलर का कनेक्ट नहीं बन पाएंगे और एक तरह से एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये वैक्यूम क्रिएट हुआ तो शायद हमारे पूरे एक्सपोर्ट को एक बड़े लंबे समय तक उसकी हानि हो सकती है। ऐसे में हम लोगों ने तुरंत मई के महीने में विभिन्न इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को जांचा कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए हम लोग जो अभी हाल में एक बड़ा फिजिकल शो करते थे, इंडिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर ISGF दिल्ली फेयर, हम लोग जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का लार्जेस्ट फेयर माना जाता है वर्ल्ड में, वो लोग हम इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में करते थे। हमने चाहा कि उसको हम कंटिन्यू करें और उसके चलते हम लोग बायर्स के साथ एक कनेक्टिविटी रखें और हमने वर्चुअल फेयर के माध्यम से उस पर काम शुरू किया। इन सब का जो लाभ हम सब लोगों को मिला वो अंत में देखा जाता है कि पहले 6 महीने में जबकि निर्यात लगभग 26% गिरा, उसको हम लोगों ने आने वाले 6 महीने में यानी अक्टूबर के बाद में सितंबर से लेकर के मार्च तक 2021 तक हम लोगों ने पूरी रिकवरी की और अंततः हम लोगों ने अपने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स को लगभग पिछले वर्ष यानी 19-20 के मुकाबले पर ला करके खड़ा किया। और इतना ही नहीं, 25,650 करोड़ का एक्सपोर्ट, जिसमें कि लगभग 1.26% का इजाफा दर्ज किया गया, वो हुआ। ऐसे में मैं कहूँगा कि सभी निर्यातकों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इसमें काम किया। सरकारों ने, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसमें बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने फैक्ट्रीज को चलाने के लिए परमिशन दी, ऐसे ही राजस्थान में परमिशन दी गई, ऐसे ही बाकी शहरों में भी, तमाम शहरों में जहाँ जहाँ हस्तशिल्प का निर्यात होता है वहाँ पर विशेष परमिशन दी गई।
और हमारे जो बायर्स थे उन्होंने भी हमें सहयोग दिया और उन्होंने हमें अपने ऑर्डर दे करके और हमने उनके ऑर्डर को पूरा करके ये बताया कि वास्तव में इंडिया जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन है और मेजर सोर्सिंग हब है हमारे जो विदेशी बायर हैं उनके। राकेश जी, ये बता सकें, ये जिस तरह का प्रदर्शन रहा चुनौतियों के बाद, अब जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है इसमें अभी तक का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है? देखिए 21-22 का जो साल है ये बिल्कुल 20-21 से अलग है। मैं कहूँ तो 21-22 में पहले क्वार्टर में तो अगर अब इसको मैं 20-21 से के साथ में कंपेयर करूं तो अपने आप में 100% की विधि है, क्योंकि अप्रैल से जून तक तो फैक्ट्री बंद थी। अप्रैल से जून तक तो निर्यात ही नहीं हुआ था पिछले साल 20-21 में, और अभी 21-22 में हम लोगों का निर्यात हो गया है। लगभग 5,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ऐसे में मैं ये समझूंगा कि अब हमारे पास जो चुनौतियां हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। हमारे ऑर्डर बढ़ गए, ऑर्डर की तादाद इस हद तक है कि हमारी फैक्ट्रियों में माल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन चुनौती थोड़ी डिफरेंट हो गई है। पहली चुनौती है कि कच्चे माल की वृद्धि। कच्चे माल में जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते हम अपने ग्राहकों को जो भी हम सामान दे रहे हैं वो अपने हमारे पुराने प्राइसेस पर सामान मांग रहे हैं, और ऐसे में हम लोगों को अपने प्रॉफिट्स को कट करके उसके साथ हमें उनके साथ काम करना चाह रहा है। पिछले साल 20-21 में MEIS जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी, हालांकि वो भी पेंडिंग है, लेकिन 21-22 में MEIS वगैरह ऐसी कोई सुविधाएं जो हैं जो निर्यातकों को नहीं मिलने वाली हैं, और ऐसे में अपने निर्यात का जो लाभ है उसी में से अंश में से हम लोग अपने निर्यात को वापस सस्टेन करने की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन इन सबसे हटकर के तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है जिसको अभी हमने सरकार के समक्ष रखा है, और अभी हाल ही में हमने कुछ डेलीगेशन के मार्फत विभिन्न संस्थाओं में और इवन श्री पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर के साथ भी टेकअप किया है, वो है कंटेनर ना उपलब्ध होना। हमारे पास माल तैयार पड़ा है लेकिन कंटेनर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कंटेनर्स का जो भाड़ा है वो लगभग पहले से 70 से 80% भाड़ा बढ़ गया है। मेरे बाकी निर्यातक दोस्त जानकों से गुप्ता जी या चौधरी साहब इस बारे में बताएंगे कि इसके भाड़े का हमारे पर बहुत बड़ा नुकसान है। खास तौर पर जो हमारे लो वैल्यू हाई वॉल्यूम कार्गोज हैं उसमें इसका इफेक्ट बड़ा भारी पड़ा है। जोधपुर के जो निर्यातक हैं, मुरादाबाद, सहारनपुर, ऐसे ही डाउन साउथ में जो वॉल्यूम वाले आइटम हम लोग बनाते हैं जिनमें वैल्यू एडिशन ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट वेजेस आर्टिसंस को हम ज्यादा देते हैं, ऐसे जो हमारे कार्गोज हैं, ऐसे जो हमारे जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को बहुत बड़ा धक्का मिला है। और ऐसे में कंटेनर की भी उपलब्धि इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है, और साथ में उसके बारे में हमें आगे सचेत होकर चलना है। चौधरी सर, यू आर अ वाइडली सेलिब्रेटेड सोशल एंटरप्रेन्योर सर। आप आर्टिजन्स के साथ करीब 600 विलेजेस में काम करते हैं, और रग्स का जो सफर है जो ये लोकल रीजन से ग्लोबल मार्केट तक का है उसमें आप एक अहम भूमिका निभाते हैं। योर रग्स आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट 60 कंट्री सर। आप ये बता सके इस पेंडेमिक के दौरान हम जब देख रहे हैं डिजिटल बहुत कुछ ड्राइव कर रहा है, आपने ऐसे में कैसे जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्लोबल बायर से कनेक्ट किया है? देखिए, हमने करीब 10 साल पहले हमारे जो कस्टमर थे और जो विजिटर थे, रिसर्चर थे, उनको अलाउ किया कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे जाके मिलिए, और 10 साल में हमें उसका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऐसा कुछ दिन नहीं था जिस दुनिया के कोई आदमी व्यूअर से मिलने नहीं जाते थे। लेकिन ये पेंडेमिक के बाद में अचानक जाना आना बिल्कुल बंद हो गया। तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हमने सोशल मीडिया को खूब अच्छी तरह लिया, और सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर और व्यूअर को हम लोग कनेक्ट करने लगे। और हमारी जो वेबसाइट है उसको हमने वर्ल्ड क्लास बनाया, जिससे हम लोग आर्टिजन की स्टोरी कस्टमर तक पहुंचा सके। और हमारे जो बायर थे, जैसा राकेश जी ने बोला, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन बायरों से कंटिन्यू संपर्क चालू रखा। लेकिन ये पेंडेमिक जो है इसमें कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी हमारे व्यूअर के लिए मिली, क्योंकि आज तक यही माना जाता था कि किसी से मिलना है तो ट्रेवल करना जरूरी है। लेकिन सभी ने टेक्नोलॉजी का इस तरह प्रयोग किया कि वो सबका परसेप्शन टूटा। तो हमारे कुछ व्यूअर थे
जिनको दुनिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए उनको मौका मिला, जैसे न्यूयॉर्क फैशन वीक में हार्वर्ड केनेडी स्कूल है, उसका एक प्रोग्राम था उसमें, और इंडिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे जहां पर हमारे व्यूअर्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोलने का मौका मिला। चौधरी साहब, आपने जैसे अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, आपने बताया टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लोकल आर्टिजन्स हैं उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट किया, कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। तो आप ये भी बता सकें जो आपका ये सोशल इनोवेशन एंड डिजाइन लैब है, इसकी जो वर्किंग है उसकी बारीकियों के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। आप जो वर्ल्ड क्लास डिजाइनर्स हैं उनको रूरल आर्टिजन्स के डोर स्टेप्स पर जिस तरह से लाने पर जोर दे रहे हैं, वो कैसे पूरा प्रोसेस चलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आइडिया की शुरुआत कैसे हुई। हमने 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसको नाम दिया हमने मन चाह प्रोजेक्ट। मन चाह प्रोजेक्ट का मतलब है कि मेरी बेटी जो कविता है उसने ऐसे कुछ व्यूवर्स को चुना और उनको बोला कि आप अपने खुद के डिजाइन के कारपेट बनाइए और आप कलर भी अपना खुद का ही चुनिए। तो यह प्रोजेक्ट को पिछले दिनों इतनी सफलता मिली है कि अभी तक उनकी बनाई हुई डिजाइन को 9 ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। 2017 में बिमला देवी, जो कभी अपनी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए भी नहीं गई, उसको उसकी अपनी खुद की डिजाइन का जर्मन डिजाइन अवार्ड मिला और वो जर्मनी खुद अवार्ड लेने के लिए गई। तो इस चीज को हमें और आगे बढ़ाने के लिए और व्यूवर को और नई स्किल्स देने के लिए हमने राजस्थान रॉयल्स के साथ एक पार्टनरशिप की शुरुआत की। और उस पार्टनरशिप को इसलिए शुरू किया कि जो दुनिया के जो ग्लोबल टॉप डिजाइनर्स है उनका इंटरेक्शन इन व्यूवरों के साथ करवाएं, जिससे ये लोग ऐसे यूनिक पीस बना सके जो म्यूजियम पीसेस, जो एंटीक पीसेस से भी बेटर हो। तो हमने 25 व्यूवर को चुन के 8 ग्लोबल डिजाइनर से इनका इंटरेक्शन करवाया। इसके अलावा हम लोग इस डिजाइन लैब को और आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के जो अच्छे डिजाइन कॉलेजेस और स्कूल है उनके साथ भी हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और क्योंकि आने वाला जो समय है वो है को क्रिएशन का, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द को क्रिएशन। ओके सर। विपुल जी, डिजाइन को जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कंपनी and you had joined your family business almost a decade back. You have been focusing on newish technology in the handicrafts industry. Can you share your experiences and learnings, especially in COVID times? Yes, absolutely. The past 2 years have taught us more than we had experienced in last decade. पिछले 2 साल में हमने इतना कुछ सीखा है जो पिछले 10 डेकेड जो कि मेरा टोटल टेन्योर है उसके अंदर हमने नहीं सीखा। Running the operations during the pandemic has challenged us and taught us to adopt virtual ways of working. तो हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स और रिस्क प्लानिंग और मिटिगेशन के ऊपर डेफिनेटली काम किया है। डिज़ाइन को के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर। तो शुरू में जब मार्च में लॉकडाउन आया तो एकदम से ऑल द बिजनेस वाज शट एंड नोबडी न्यू व्हाट वाज गोना हैपन। सडनली वी वर इन अ प्रिपरेशन ऑफ ग्रास्पिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ leveraging टेक्नोलॉजी, सो वी वर एबल टू क्रिएट सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स। इस दौर ने हमारे को स्पीड अप कर दिया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को यूज करने के लिए। तो जी बताइए। हाँ जी, आप प्लीज कंप्लीट करें, फिर आई विल कम। प्लीज कंप्लीट सर। तो हम ऑलरेडी एक फेज में थे जहां पर हमारे कारीगर हाथ से सैंपल बनाते थे, कस्टमर आता था और कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को देखता था और खरीदता था। धीरे धीरे हमने डिजाइनर्स को हायर करना शुरू किया जिससे कि जो कारीगर बना रहा है उससे पहले डिजाइनर उस सोच को अपने कस्टमर को दिखा सके। तो इस पेंडेमिक ने उस अप्रोच को, उस स्पीड को, उस डिजाइन इंस्टीट्यूट को, जैसा कि बाकी साथियों ने कहा, उसको फास्ट ट्रैक कर दिया, उसको स्पीड अप कर दिया। उससे हमारे टोटल जो
प्रोसेसेस थे वो स्पीड अप हुए, और शुरू के 3 मंथ की तो मंदी थी, बट उसके बाद जैसा कि एमएसएमई के चेयरमैन ने बताया कि there was a growth and Designco was able to sustain that growth last year, and we grew around 15%. आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक एस्पेक्ट था, लेकिन आपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये ऑगमेंटेड रियलिटी मार्केटिंग पर फोकस किया है। इसके आपके बिजनेस के साथ साथ ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हैं एट अ लार्ज एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न? बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आज की तारीख में जो हमारी हार्ड होम इंडस्ट्री है वो लोगों के घरों को सुंदर बनाती है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म हमारे प्रोडक्ट्स को एक लाइव एनवायरनमेंट के अंदर दिखा देता है कि आपका प्रोडक्ट या आपका घर इस प्रोडक्ट को रखने के बाद कैसा लगेगा। तो जो चीज हमारे कारीगर हाथ से बनाते हैं उसको कस्टमर ने डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च किया और उनके कंज्यूमर्स को दिखाना शुरू किया। और ये सब फास्ट ट्रैक इसलिए हो पाया क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया, लोगों ने प्रोडक्ट को देखना बंद कर दिया, फील करना बंद कर दिया। दे वर ओनली एबल टू सी थिंग्स वर्चुअली, कि वर्चुअली उनके स्पेस में वो प्रोडक्ट कैसा लगेगा। तो उससे ये डेफिनेट बेनिफिट हुआ इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करने के लिए। और जो ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से मूव हो रही है उससे ये फायदा हुआ कि जो लोग घर पे बैठ के पहले कपड़ों के अंदर इन्वेस्ट करते थे वो अब घर के ऊपर इन्वेस्ट करने लगे, और उन्होंने प्रोडक्ट्स को देखना शुरू किया और उन्होंने उस चीज को खरीदना शुरू किया। और जैसे कि कुछ बड़े कस्टमर हैं अमेजॉन और ई कॉमर्स किंग जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने डायरेक्ट कंज्यूमर रिलेशनशिप बनाने के लिए जो मिडिलमैन थे उनको खत्म करने के लिए उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिससे कि जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच सके। राकेश जी ये बता सकें, एक तरफ हमने एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर देखा जो डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ये जो डोमेस्टिक मार्केट को भी आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे अभी विपुल जी ने मेंशन किया है, पैंडेमिक ने कंज्यूमर्स की जो शॉपिंग हैबिट्स हैं उनमें भी बदलाव किया है। आपने किस तरह के ट्रेंड्स को कैप्चर किया है, गैदर किया है? आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे इस बदलते ट्रेंड को? सौरभ जी, अभी तक हैंडीक्राफ्ट के जो हमारे एक्सपोर्टर थे वो लोग विदेशों की जो मार्केट थी, ओवरसीज मार्केट को ही अपना डेस्टिनेशन बना रहे थे। तो जैसे विपुल जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि पेंडेमिक के टाइम पर, क्योंकि इंडिया अगर देखा जाए तो चाइना से के बाद में नंबर 2 सबसे बड़ी पॉपुलेशन वर्ल्ड में है, और ऐसे में अपने आप में इंडिया एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है। और इस डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करने के लिए अभी तक बहुत से लोग चाइना के बने हुए प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर थे। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक के बाद में कुछ तो वैसे भी नेशन प्राइड लोगों में आई, लोगों में स्वदेशी आइटम्स को बाई करने की भावना आई, और इसके साथ ही अपने घर के अंदर रहने वाले लोग वर्क फ्रॉम होम, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और क्योंकि एक पूरे प्रेमाइसेस में वो कैद थे तो उनके लिए एक तरह कंपेल थे। तो ऐसे में होम इनटू ऑफिस, होम इनटू गार्डन, गार्डन इनटू होम, किचन भी घर का पार्ट था, ये सब चीजें उनका अपना एक घर का पार्ट भर के सामने आई। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हैंडीक्राफ्ट जो है हमारा, हैंडीक्राफ्ट करके नहीं बिकता जस्ट, ये या तो होम बिकता है या लाइफस्टाइल बिकता है या फैशन जाता है या फर्नीचर जाता है या गिफ्ट जाता है। तो ऐसे में हमारा जो फर्नीचर सेगमेंट है, हमारा डेकोर सेगमेंट है, हमारा लाइफस्टाइल सेगमेंट है, वो लोगों ने यहाँ पर इंडिया में अपनाना शुरू किया। इंडिया की बनी हुई चीज़ें यहाँ वापस ई कॉमर्स के जरिए, ई टेलर के जरिए यहाँ पर लोगों तक पहुँची, और अपने आप में डोमेस्टिक मार्केट में हमने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और मैं समझता हूँ इसकी बहुत समय से ज़रूरत थी, और अभी तक ये मार्केट को हम लोग पूरी तरह से टैप नहीं कर रहे थे। ये एक तरह से अनटैप पोटेंशियल था, और आने वाले समय में हमारी जो फ्लोर्स हैं, हमारा जो वॉल्स हैं, हमारी जो बाकी चीज़ें हैं, इन सब में जो हमारा इंडिया का बना हुआ मटेरियल जब यूज़ होगा तो आई थिंक ये अपने आप में एक हमारी इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा खपत यहाँ होने वाली है, जिसके जरिए हमारे जो 7 मिलियन क्राफ्ट्सपर्सन जो इस देश में हैं उनके लाइवलीहुड, और जिसमें लगभग 47% वीमेन फोक काम करती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आने वाली है। और मैं समझता हूँ कि पेंडेमिक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनने वाला है, और जैसे ही ये स्थिति थोड़ी और सुधरेगी और हम लोग नॉर्मलेसी में आएंगे
तो मैं समझूंगा कि आने वाले समय में हैंडीक्राफ्ट का पूरा प्रोडक्शन निर्यात से अतिरिक्त टोटल प्रोडक्शन विल बाउंस बैक, और एक बहुत बड़ी तादाद में हम प्रोडक्शन भी करेंगे, टेक्नोलॉजी की यूज से नए प्रोडक्ट भी लाएंगे, और इसके साथ में ना केवल इंटरनेशनल बट ऑल्सो डोमेस्टिक मार्केट को भी हम फीड करेंगे। आप फिर ऐसे माहौल में, जैसे अभी राकेश जी ने ओवरऑल एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की, आप कैसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस रणनीति पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ लेकर कंसर्न्स थर्ड वेव की भी बात हो रही है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसे राकेश जी ने बताया था कि जो कस्टमर थे वो सारे घरों में थे, तो वो अपने घरों में और ज्यादा ध्यान देने लगे, तो बिक्री काफी बढ़ी। इसके अलावा हमारे जो व्यूवर थे वो भी सारे घरों में थे, और उससे भी क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन करीब 30-40% बढ़ा ये दौरान, और जो इंडस्ट्री का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, और ये डिमांड और भी आगे खूब तेजी से बढ़ती जाएगी। मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि इस पेंडेमिक के दौरान अपने लोगों को वी मस्ट फोकस ऑन आवर कोर, बिकॉज द डीपर यू गो इनटू योर कोर यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी यू। तो अभी हमारे जितने भी जो आर्टिजन है उनको हम लोग आर्टिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ईच एंड एवरी आर्टिजन ऑफ जयपुर रग विल बी कन्वर्टेड इनटू द आर्टिस्ट एंड विल बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड ऑफ डिजाइन। और अभी हमारा जो ब्रांड है उसको हम कॉन्शियस लग्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हमने पेंडेमिक के बाद में ये नई चीजें शुरू की। शुरुआत में राकेश जी ने बताया था चैलेंजेस के बारे में भी, आप हमें बता सकें, उन्होंने कंटेनर्स का मेंशन किया, रॉ मटेरियल्स के बारे में भी बताएं। रॉ मटेरियल्स में काफी बेतहाशा तेजी रही थी पिछले दिनों, ग्राउंड पर किस तरह के इसको लेकर मुश्किलें हो रही हैं? हाँ जी, जो रॉ मटेरियल का चैलेंज है सौरभ जी, वो एक जेन्युइन चैलेंज है, बट ये ग्लोबल चैलेंज है। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड रॉ मटेरियल के प्राइसिंग इंक्रीज हुए हैं। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आता है सेल्स हैबिट पे, परचेजिंग पॉकेट साइज पे। तो ये एक मुश्किल दौर था जहाँ पर ऑर्डर भी बहुत थे और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी कई समय तक नहीं थी। उसके अंदर जो प्रीमियम दे रहा था उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पा रहा था, बट जिसके पास ऑर्डर्स थे रॉ मटेरियल की सिचुएशन की वजह से ये एक चैलेंज रहा। अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आई है, बट अभी भी पिछले साल के मुकाबले रॉ मटेरियल 40 से 50% मेटल के अंदर ऊपर है, जिसका इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री के ऊपर आया है, और ये कहीं ना कहीं पूरी सप्लाई चेन के अंदर ही एब्जॉर्ब होगा या मिनिमाइज किया जाएगा। जैसा कि राकेश जी ने ये भी बताया कि कंटेनर के प्राइसेस इंडिया से 70 से 80%, कुछ केसेस में जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे वहाँ 110% तक की बढ़ोतरी हुई है। और वो एक डेफिनेटली कॉज है कि अगर किसी वजह से प्रोडक्ट नहीं बिकता है या जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसकी वजह से कस्टमर को या हमारे बायर्स को रिटेल प्राइस पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, और जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा हैम्पर हो सकती है। तो इसीलिए ये कस्टमर के रॉ मटेरियल सिचुएशन को गवर्नमेंट को भी देखना थोड़ा ज़रूरी है, और जिससे कि जो MIES बताया, MIES एक एक्सपोर्टर के लिए छोटा सा इंसेंटिव होता था जिसको पिछले साल दिसंबर से बंद कर दिया गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी सही नहीं है, बट वी आर सीइंग कि लोग चाइना की जगह इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ प्रोडक्शन मान रहे हैं। आज भी 97% गुड्स चाइना से जाते हैं और 3% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जा रहे हैं अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जहां पे उन्होंने डेडिकेट किया है कि एटलीस्ट 10% ऑफ द गुड्स नीड्स टू बी फ्रॉम इंडिया एज अ कंट्री ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आज भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करके उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और डिज़ाइन को उस गोल में कंटिन्यूसली लगा रहे हैं।
राकेश जी, you used to have those वो मेगा फेयर्स इन ग्रेटर नोएडा, जिसका आपने मेंशन किया था, लेकिन पैंडेमिक में जिस तरह से अब आप वर्चुअल फेयर्स पर फोकस कर रहे हैं, मई में आपका IHGF जिस तरह से रहा, अभी आपका वो फैशन ज्वेलरी फेयर की वर्चुअल इवेंट की बात हो रही थी, तो इसको कैसा रिस्पांस मिल रहा है वर्चुअल फेयर्स को? इनफैक्ट B2B इवेंट्स में अगर इस फ्रंट पर बात करें, या कैसी पार्टिसिपेशन हो रही है? हम लोगों ने जैसे ही पेंडेमिक लगा और उसके बाद में यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हुआ, तो हम लोगों ने तुरंत 2 महीने में अपना ट्रेड फेयर बदल करके वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किया, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत उम्दा डिसीजन था, क्योंकि इस पीरियड में अभी तक हम लगभग ऐसे 10 वर्चुअल ट्रेड फेयर कर चुके हैं, जिनमें से 3 मेगा फेयर जो कि हमारे बड़े साइज के फेयर जिसमें 3000 एग्जीबिटर पार्टिसिपेट करते थे, और बाकी 7 जो है वर्टिकल इवेंट्स हम लोग कर चुके हैं। ऐसे इवेंट्स में जितने भी हमारे बायर पहले थे, हमने उन सब बायर्स को अपने साथ वापस कनेक्ट किया। हमारे यहाँ एग्जीबिटर्स ने अपने आप को पूरी तरह से अपस्केल किया, अपग्रेड किया। बहुत से एग्जीबिटर्स ऐसे हैं, लगभग 30 से 35% एग्जीबिटर्स ने अपने आप को टोटल 3D फॉर्मेट में अपग्रेड किया। उनके शोरूम्स में कोई भी बायर किसी भी तरह से किसी प्रोडक्ट को किसी भी एंगल से 360 डिग्री से कलर्स और हर तरह से उसको देख सकता था। इस तरह की अपग्रेडेशन लोगों ने आकर के की, और जिन्होंने भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए इट हैज कम लाइक ए वेरी बिग डिविडेंड फॉर देम इन द बिजनेस, नॉट ओनली फॉर दिस पेंडेमिक टाइम but also I think for the future it is now going to be a big habit of the buyer to in some time not to travel, but sometime they have to do the business online। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो हमें कुल मिलाकर के जितना भी हमारा बिजनेस वापस हुआ उसको हम इंटैक्ट कर सके, और इसका आज रीजन ये है कि दूसरे सेक्टर के मुकाबले हम लोगों ने अपने बिजनेस को जहां पर हम रखना चाहते थे वहां तक हम लेकर के आ सके, और मैं समझता हूँ 21-22 में और भी बेटर होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बायर के साथ कनेक्ट रखना यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। हम लोग कोई रिटेलर, हम कोई कंज्यूमर्स का काम नहीं करते, B2C का काम नहीं करते हैं, B2B का बिजनेस करते हैं। ऐसे में जो भी नया हम प्रोडक्शन करते हैं, नया सैंपल बनाते हैं, नया प्रोडक्ट होता है, और जो बायर है उसके साथ अगर हम पूरी तरह से उसी जोर शोर से अगर इंटरेक्शन करते हैं तो बायर हमारे साथ जुड़ा रहता है। और मैं समझता हूं कि हमारे हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर्स ने इस बारे में बड़ी मेहनत की है। उन्होंने पूरी तरह से वर्चुअल प्लेटफॉर्म को रिस्पॉन्ड किया और उसमें भाग लिया, और इसका आज की डेट में हमारे सामने हमारे जो एक्सपोर्ट डाटा है, हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, उसके चलते हम देख सकते हैं कि हम लोगों को उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला। आप हमें ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएं, ये किस तरह से ये नए मौके जो क्रिएट हो रहे हैं उस पर आप किस तरह से आगे की राह देख रहे हैं? कैसे आप सलाह देना चाहेंगे स्मॉल आर्टिजन्स के लिए? आपकी क्या एडवाइस होगी? आगे की राह उस फ्रंट पर कैसे दिख रही है? देखिए, पेंडेमिक के बाद जो हमारे भी जो ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म थे उसमें सेल कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। मेरी जो SME के लिए 1-2 सलाह यही रहेगी कि ऐसे समय में वो कस्टमर को ज़्यादा समझे कि दे मस्ट अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स वेरी डीपली, और कस्टमर्स को कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। क्यों कस्टमाइज सॉल्यूशन ये एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है, और एक वो केवल प्रोडक्ट ही नहीं बनाए बल्कि अपना ब्रांड बनाए, क्योंकि अपने देश में अभी तक बहुत कम लोग अपने ब्रांड को बना पाए। और एक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ना वो अपनी स्टोरी को बताएं, प्रोडक्ट के साथ साथ स्टोरी को भी बेचें, और कस्टमर के लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करें। जैसे जयपुर की जो टैगलाइन में बताना चाहूँगा, हम लोग बोलते हैं वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग्स, वी सेल स्टोरी, वी सेल एक्सपीरियंसेस, एंड आवर कारपेट इज फ्री। तो स्टोरी और एक्सपीरियंस ज्यादा क्रिएट करें। बहुत खूब, आपने जैसे बताया एक स्टोरी हो, एक कहानी हो। राकेश जी, मार्केटिंग के रोल की जहां तक बात है, एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर ये जो मार्केटिंग एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम रही, इस पर आपका क्या नजरिया है? प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहना चाहेंगे उस पर?
देखिए, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम जिस समय फिजिकल इवेंट चल रहे थे उस समय एमएआई पूरी तरह से काम कर रही थी। हालांकि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम जब हम लोगों ने वर्चुअल शिफ्ट किया तो स्कीम के जो यूजेस थे वो लिमिटेड हो गए, लेकिन अभी स्कीम को रिवाइज किया गया है और अभी नई स्कीम के तहत जो एक सबसे अच्छी बात उसमें निकल करके आई है कि अभी तक जो रिवर्स बायर सेलर मीट जिसमें कि बीएसएम्स को हमारी अपनी कंट्री में यानी इंडिया में हम कर सकते हैं और बायर को बाहर से बुला सकते हैं, ये पिछली स्कीम के अंदर में सिर्फ अफ्रीका या ऐसी कुछ कंट्रीज के लिए लिमिटेड थी, जिसमें हमारे टारगेट कंट्री खासतौर पर हैंडीक्राफ्ट और कारपेट की जो टारगेट कंट्री हैं वो एफ्लुएंट कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोप है, यूएस है, कनाडा है, इस तरह के जो धनाढ़ देश हैं वो लोग हैं। उन देशों को उससे नहीं रखा गया था और ये अपने आप में उसकी एक कमी थी। अभी एमएआई में आरबीएसएम में सभी कंट्री को शामिल किया गया है, हम किसी भी कंट्री से बायर को बुला सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें ई कॉमर्स की भी बात की गई है, ई कॉमर्स की भी सुविधा दी गई है और ऐसे में ही हम वहाँ पर कुछ जो है डिजाइन डेवलपमेंट और ऐसी चीज़ें भी उसमें हैं। हालांकि एक चीज़ जिसके ऊपर हम चाह रहे थे कि शायद हम आगे काम करेंगे और हमारे निर्यातक उसके लिए तैयार बैठे हैं, वो है वेयर हाउसिंग। पिछली स्कीम में वेयर हाउसिंग की सुविधा एमएआई में थी, अभी हाल में नई एमएआई में उसकी सुविधा नहीं रखी गई है, जिसके लिए हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को पुनः प्रस्ताव भेजा है कि आप वेयर हाउसिंग की सुविधा रखें, क्योंकि आने वाले समय में बिजनेस का तरीका बदल रहा है। जो नए तौर तरीके में बिजनेस जस्ट इन टाइम होने वाला है, यानी कि बायर जैसा कि चौधरी साहब ने बताया कि हम बायर को समझें, उसके हिसाब से कस्टमाइज करें। तो बायर जो है वो हमारे यहाँ 90 दिन के लिए पैसा दे करके, एडवांस पेमेंट दे करके या ऑर्डर दे करके नहीं बैठना चाहता है। वो ऐसा नहीं करना चाहता है कि आप 45 दिन तो बनाने के लिए लें और 45 दिन शिपिंग के लिए लें और कई बार 60 दिन भी हो जाते हैं बनाने में या शिपिंग में, तो 100 डेज के लिए वो अपना पैसा ब्लॉक करे। अभी जो सिस्टम है उसमें वो चाह रहा है कि मेरा शेल्फ खाली हो और इसके चलते मुझे अगले 3 दिन 7 दिन में माल मिले, ताकि मैं उस पैसे का रोटेशन अपनी दूसरी तरीके से भी कर सकूं। और ऐसे में जस्ट इन टाइम का बिजनेस ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम अपने आइटम्स को वहाँ रेडी रखें। अगर वहाँ वेयर हाउस में हमारा सामान होगा तो हम ये जो कंटेनर जैसी जो समस्या हमें बिल्कुल ऐन मौके पर रहती है, हम उससे भी कहीं ना कहीं फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग हमें चेंज करनी होगी, हमें बिजनेस करने का स्टाइल चेंज करना होगा। तो वेयर हाउसिंग उसके लिए खासतौर पे वॉल्यूम आइटम के लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत अलग से पड़ेगी, जो कि मैंने कहा कि हस्तशिल्प अपने आप में एक उसकी बड़ी पेक्युलरिटी है, हमारा काम करने का तरीका और हमारी चीज़ें अलग हैं। हम लोगों का आइटम वॉल्यूम आइटम है लेकिन वैल्यू लो है, क्योंकि हम लोग लाइवलीहुड देते हैं लोगों को, वैल्यू एडिशन करते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए कंटेनर का बढ़ना एक अपने आप में बड़ी समस्या है और हमें वहाँ पर सामान रख करके वापस बेचना एक हमारी एक नई पॉलिसी और एक हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ऐसे में एमएआई में कुछ चीज़ों में कुछ खास तौर पर एडिशन की भी जरूरत है, लेकिन मार्केटिंग में स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपनी स्कीम्स लेके आई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में पहल की है, उन्होंने ओडोप और ऐसी कुछ और स्कीम्स के अंदर में कुछ चीज़ें दी हैं। हमने राजस्थान सरकार को एक पूरा एक पेपर सबमिट किया था और मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने भी अपनी स्कीम के अंदर में बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐड की हैं, जिसके चलते वहाँ पर स्टेट से भी निर्यातकों को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राइट सर। विपुल जी, आप बता सकें, ये जो स्मॉल आर्टिजन्स की बात है, दे हैव यूनिक टैलेंट एंड देयर आर क्लस्टर्स व्हिच स्पेशलाइज इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लोकल आर्टिजन्स के स्किल अपग्रेडेशन पर आप क्या कहेंगे, उसमें किस तरह का सपोर्ट हो और उसमें ये सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी कितनी अहम रहेगी, उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है? तो डेफिनेटली सौरभ जी, ये एक आई वुड से कि एक रिक्वायरमेंट है इंडिया एज अ ट्रेडिशन। हैंड क्राफ्ट्समैन मतलब जो आर्टिजन्स हैं यहाँ के, जो शिल्पकार हैं यहाँ के, वो बहुत ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कुछ नई जनरेशन है जो इसको ब्लैक कॉलर जॉब समझती है, वाइट कॉलर जॉब नहीं समझती है। तो उनके लिए हम कोई भी नया बंदा जो हमारी कंपनी के अंदर आता है, कोई भी नया आर्टिजन हमारी कंपनी के अंदर आता है, तो हम उसको 15 से लेके 30 दिन तक की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि ये जो
कला है इसको हम और बढ़ा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया 5,600 लोग अगर हमारी कंपनी में काम करते हैं, तो उसके अंदर अगर 1,000 लोग साल के अंदर आते जाते हैं तो हम उनको कंटिन्यूसली ट्रेन करते रहते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव्स लेती हैं ट्रेनिंग देने के लिए, बट मेजॉरिटी केसेस में जो कंपनीज हैं, जो आर्टिजन्स हैं, वो या तो फैमिली इनहेरिटेंस से वो चीज़ सीखते हैं कारीगरी, या फिर वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली ट्रेन किए जाते हैं। लेकिन कस्टमर की आज की तारीख में रिक्वायरमेंट, डिमांड, जिसको कि कहा गया कि ब्रांड के नाम पे कंसिस्टेंसी, वो एक कस्टमर की आज की तारीख में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दे वांट ऑल द प्रोडक्ट्स टू बी अलाइक, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है ब्रांड का। एक कस्टमर को बेसिकली 5 चीज़ें चाहिए होती है, 5 से 6 चीज़ें: प्राइस, क्वालिटी, सिलेक्शन, अवेलेबिलिटी एंड ब्रांड। ब्रांड में उनको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। प्राइस में इंडिया पोजीशन है कहीं ना कहीं, जो हमारे पास नौजवान हैं, काफ़ी लोग हैं जो इस काम को सीख सकते हैं, वो इसको बेहतर प्राइस में दे सकते हैं। जैसा कि कुछ कस्टमर्स ने इंडिया को एज अ कंट्री ऑफ प्रोडक्शन कहा है, वो इसलिए भी कहा है क्योंकि चाइना के अलावा दूसरा ऑप्शन जो अमेरिका या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास बचता है, वो इंडिया बचता है। तो आई थिंक ये इंडिया के लिए बेहतर समय आने वाला है। स्वदेशी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, और कहीं ना कहीं अगर इंडिया गेयर अप करेगा ट्रेनिंग्स के साथ या फिर आर्टिजन हार्ट क्राफ्ट्समैनशिप के साथ, तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर या फिर इस इंडिया के अंदर इट वुड बी नोन एज अ हार्ट, लाइक यू नो, ऑफ हार्ट क्राफ्ट्समैनशिप। आपने जैसे ओडीओपी का मेंशन किया है, एक हम चाहेंगे आप का नजरिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल के पोटेंशियल पर, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और इससे किस तरह से एक्सपोर्ट्स को पुश मिल सकता है, और कैसे आप इस पर अपनी राय रखते हैं? देखिए, भारत में पूरे देश में लगभग जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक हमारे जिले हैं, हर जिले में कोई ना कोई क्राफ्ट या कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो वहाँ की यूएसपी है, और उसके चलते वहाँ का प्रोडक्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है और उसको आगे और इजाफा किया जा सकता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट खासतौर पर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं और कुछ डिफरेंटली काम करती हैं। मैं समझता हूँ कि सभी राज्य सरकारों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक प्रोडक्ट चिन्हित करना चाहिए और उसको पूरी तरह से प्रोडक्ट डिज़ाइन, पैकेजिंग और इस सब बारे में जितनी भी सुविधाएं हैं वो पूरी सुविधाएं दे करके वहाँ अपने जिले से ही एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करना चाहिए। इसमें एंटरप्रेन्योर को तैयार करने के साथ ही वहाँ से एक्सपोर्ट्स के बहुत से तरीके हैं जिसको ईजाद करके वो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में काम कर सकते हैं। अभी सरकार ने, भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट हब बनाने की बात शुरू की है और वहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट को ईजाद करने की बात की है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट इस बारे में बहुत ही सीरियस तरीके से काम कर रही है। हम लोगों ने देश में लगभग सभी राज्यों में अलग अलग जिलों में वहाँ के जो मुख्य प्रोडक्ट हैं हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए, उनको हमने चिन्हित किया है। हमने खासतौर पर वहाँ के जीआई प्रोडक्ट्स को देखा है। अभी हाल में हमने नेशनल टॉय फेयर भारत सरकार की मदद से, नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की मदद से किया था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको इनॉग्रेट किया था, और जिसमें हमारे अपने 13 जो खास टॉय क्लस्टर हैं देश में, उनके साथ काम किया था। उन सब टॉय क्लस्टर को लोगों को पता लगा। अभी तक तो जो खिलौनों का रिवाज था वो एक बड़े ही इलेक्ट्रॉनिक टॉय में बच्चे थे, लेकिन उनको फिर पता लगा कि देश में अलग अलग तरीके से हमारे ऐसे टॉयज हैं जो उनके साथ वहाँ पर काम किया जा सकता है। तो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो प्रोडक्ट है हम उसको अगर ईजाद करेंगे तो मैं समझता हूँ एक तो देश से हम नए प्रोडक्ट्स और नई तरह की चीज़ें पूरे विश्व को दे सकेंगे। क्योंकि जब भी हमारा कोई ओवरसीज बायर इंडिया आता है तो वो सबसे पहले पूछता है व्हाट इज न्यू विद यू। उसका पहला सवाल होता है कि भाई इस बार नया दिखाओ, नोवेल्टी क्या है। आप जो माल बेच रहे हो वो तो ठीक है, और सबसे बड़ा चैलेंज भी निर्यातक का ये होता है कि जब वो बायर आ रहा है आपके पास में, आपसे मिलने वाला है, तो उसको नया क्या दिखाए, नया क्या बेचे। वो एक पुराना आइटम, पुराना डिजाइन बेच चुका है, उसे मटेरियल भी नया चाहिए, उसको प्रोडक्ट भी नया चाहिए, उसके यूजेस भी नए तरीके से चाहिए। ऐसे में देश में इन चीज़ों की भरमार है
और हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इन चीज़ों को देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमने एक CSR इनिशिएटिव इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड की तरफ से शुरू किया है, उसका नाम है ई-नर्चर। ई-नर्चर के जरिए हम लोग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट में जाकर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ जो वहाँ के SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो अभी तक प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन उसको ना तो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना ही उन प्रोडक्ट्स को वो पूरी तरह से मार्केट कर पा रहे हैं। वो ई-नर्चर की उनको 5 लेवल की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसमें हम उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें हम लोगों को फोटोग्राफी करने की, फोटोग्राफी डेक क्या होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं और फोटोग्राफी डेक भी उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें हम उनको लॉजिस्टिक्स के बारे में पूरा बता रहे हैं कि अगर आप जाएंगे तो आपको लॉजिस्टिक में क्या इशू रहेंगे, और लास्ट में हम उनको अकाउंटिंग्स के बारे में, उसकी पूरे सिस्टम्स में क्या अकाउंटिंग करनी चाहिए वो बता रहे हैं। तो ऐसे में हम ऐसे ई-नर्चर के जरिए ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सी राज्य सरकारें भी ई-नर्चर में हमारे साथ आगे आकर के सामने आई हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को रूरल बिजनेस हब के नाते प्रमोट करना चाहिए। एक लाउड स्टेटमेंट में देना चाहता हूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राजनीतिक तरीके से कितनी सक्षम है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर हम अपने मनरेगा को किसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में रूरल बिजनेस हब के नाते उसके साथ जोड़ दें तो मैं समझूंगा कि अनस्किल्ड वर्कर को हम स्किल्ड भी बना सकते हैं, और जो प्रोडक्ट हम उसमें बनाएंगे हम उसकी कॉस्ट को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं, और ऐसे में हम चाइना के साथ अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बेटर कर सकते हैं। आपकी सलाह MSMEs के लिए, और साथ ही चौधरी साहब ये भी बता सकें वैक्सीनेशन का स्टेटस आप अपने एरिया में बता सकें, लोकल आर्टिजन्स क्या इस तरफ आगे आ रहे हैं या किसी प्रकार कोई हिचकिचाहट तो नहीं उनमें? देखिए, हम लोग जिन गांव में कारपेट बना रहे हैं उसमें लोकल आर्टिजन वैक्सीनेशन के लिए ना आगे नहीं आ रहे हैं। वो थोड़े भयभीत है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद में पता नहीं क्या होगा। तो गांव में वैक्सीनेशन के लिए अभी मेरे को लग रहा है कि बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा। सर, साथ ही आप SMEs को कुछ कहना चाहेंगे, छोटे कारोबारियों को आपकी एक राय, एक मंत्र आपकी तरफ से? बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी जो कोर है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, उस कोर को आप ट्रस्ट कीजिए और उस कोर में आप इनोवेशन कीजिए, उसमें डीपर एंड डीपर जाइए और दूसरे किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करें। अब्दुल साहब, आप बता सकें, आप अपने रीजन के बारे में बताएं, वैक्सीनेशन का स्टेटस वहां पर। एज अ कंपनी with more than 5,600 people, वैक्सीनेशन हमने एक लोगों को ट्रेन करना, लोगों को समझाना और लोगों के साथ, लोगों के सामने खुद को वैक्सीनेशन करवाना, ये एक प्रोसेस शुरू किया है। 40 से 50% लोग जो हमारी कंपनी के अंदर काम करते हैं वो ऑलरेडी सेकेंड डोज लगवा चुके हैं, और तकरीबन 60 से 70% लोग फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दौर कुछ लोगों के लिए एक बड़ी एप्रीहेंशन है कि क्या हमारे को ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कि जिसको वैक्सीनेशन लगी है डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा है, और इस बात को एक जना अपने परिवार में लेके जाके अपने 4 लोगों को और वैक्सीनेशन करवा के फ़ायदा उठा रहा है। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन एक कंप्लाइंस के लिए, एक थॉट प्रोसेस के लिए, एक सोच के लिए, बेहतरी के लिए है। तो हम उसका कंटिन्यूस प्रचार कर रहे हैं और लोग उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। सर, लास्ट वर्ड हम आपसे लेंगे। कुल मिलाकर इंडस्ट्री से वैक्सीनेशन पर आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है? सौरभ जी, 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि इंडस्ट्री में जो लोग हमारे यूनिट से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, यानी हैंडीक्राफ्ट यूनिट के अंदर जो लोग वर्कर्स या जो लोग काम करते हैं, सब लोग जो हमारे मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स हैं बहुत उत्साहित हैं। एक बात सबने मान लिया है कि अगर हमें पेंडेमिक से लड़ना है तो उसका एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है वैक्सीनेशन। और ऐसे में सबने उस मंत्र को माना है। फैक्ट्रीज में जगह जगह कैंप्स लगाए जा रहे हैं और वहाँ वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है। दूसरा स्तर है हमारा आर्टिसंस का, क्लास पर्सन का, जो देहातों में बाकी जगह है, जैसे चौधरी साहब ने बताया, वो वहाँ है। वहाँ पर भी लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल पर और बाकी लोगों द्वारा वहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है।
उसकी गति जो है कुछ जगहों में धीमी है, कुछ जगहों में ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के लोगों की समझ में अब ये आ रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वही एक अंतिम तरीका है आगे बढ़ने का। आने वाले समय में ट्रैवल उसके बिना संभव नहीं है, लोगों के असेंबली में जाना संभव नहीं है, और ऐसे में इसकी रफ्तार अगर पूरी नहीं हुई और लोग वैक्सीनेशन नहीं लगाया तो उन लोगों को भी काफ़ी मुश्किल आएंगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम एज ए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट इसको मुहिम के तौर पर लेकर के चल रहे हैं, और इस मुहिम को हम आगे और गति देने वाले हैं। और अगले कुछ महीनों में हम लोग बल्कि हर आर्टिसन को चिन्हित करेंगे और अपने निर्यातकों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि देश में हमारा साथ जुड़ा हुआ हर क्राफ्ट पर्सन जो कि हमारे बैकबोन है हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का, वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो। अभी अगर देश में जितनी भी हमारी लोग वैक्सीनेटेड हैं उसमें हमें संख्या तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगले 3 से 6 महीने में हमारे क्राफ्ट पर्सन अधिकतर सभी वैक्सीनेटेड होंगे। राकेश जी थैंक्स, विपुल जी शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी धन्यवाद। We would also once again like to thank our partners for this series. Presenting partner Amazon, laptop partner Dell, driving partner Skoda, co-powered by Farmeasy. Thanks to all of you. चलते चलते हम मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे। The secret of getting ahead is getting started. तो कठिन समय में आगे बढ़ना भी चुनौती है। दरअसल जिंदगी चुनौतियों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो मुश्किल राह में रास्ता बनाए वही निखर कर अपनी पहचान बनाए, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में देखा गया है। इस मुश्किल दौर में भी वो आगे बढ़ने का रास्ता बना रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।